welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So we are studying our chapter alcohol, phenol and ether. तो बच्चों अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हमने अल्कोहल कंप्लीट पढ़ लिया है ना। अल्कोहल के रासायनिक गुण हमने कंप्लीट कर लिए, प्रिपरेशन कंप्लीट, रासायनिक गुण कंप्लीट, नेमिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब अल्कोहल का एक पार्ट बचा है और वो है सब कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल, औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ अल्कोहल, यानी हमें मीथेनॉल और इथेनॉल को थोड़ा सा और पढ़ना है। ठीक है, अब बच्चों दो इंपॉर्टेंट अल्कोहल है आपकी बुक में। फर्स्ट वन इज मीथेनॉल, मैथिल अल्कोहल, कार्बिनॉल भी कह सकते हैं, फॉर्मूला CH3OH। और सेकेंड इंपॉर्टेंट अल्कोहल है दैट इज इथेनॉल, एथिल अल्कोहल, C2H5OH, ग्रेन अल्कोहल, धान अल्कोहल, अनाज अल्कोहल या मैथिल कार्बिनॉल भी कह सकते हैं। इन दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हैंड रिटन नोट से आप अगर नोट साथ साथ में लिख लेते हैं, बाद में भी लिख लेते हैं, तो आपको बहुत इजी रहेगा। एनसीईआरटी आपका पूरा वापस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। एज इट इज हमने एनसीईआरटी से अच्छी अच्छी लाइंस को सिंप्लीफाई करके आपको हैंड रिटन नोट्स देने की कोशिश की है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल, लाइक पहला हमारे पास है मेथेनॉल, मैथिल अल्कोहल, फॉर्मूला है CH3OH। और अगर आप एक और नाम लिखना चाहें तो बच्चों एक और नाम है कार्बिनॉल। वन मोर नेम इज कार्बिनॉल। ओके, तो मीथेनॉल का एक और नाम लिख दिया हमने, कार्बिनॉल। अब बच्चों कार्बिनॉल या मीथेनॉल, इसे हम कहते हैं वुड स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट या वुड स्प्रिट। अब शुरू में कास्ट स्प्रिट बोला क्यों? तो कास्ट मतलब लकड़ी, वुड है ना। तो पहले जब इसको बनाते थे तो लकड़ी के भंजक आसवन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, है ना। तो मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं क्योंकि प्रारंभ में इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। अब आपको पता है कि मेथेनॉल जो है, अब हमें इसका अगर हाई लेवल पे प्रोडक्शन करना है तो लकड़ी से तो कब तक बनाएंगे, है ना। और अब तो अवेलेबिलिटी भी कम हो गई, है ना, लकड़ी काटना भी मतलब बैन हो चुका है, तो मुश्किल हो गया। तो दूसरा जुगाड़ लगाओ, जो पहले तो कैसे भी बन जाता था, चल जाता था। पॉपुलेशन कम थी, रिसोर्सेज ज्यादा थे। आजकल पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो उन पर डिपेंड नहीं रहना। तो कैसे बनाए? तो बच्चों अगर आप मैथिल अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण करें, CO+2H2। कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण करें, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। कैटलिस्ट आपका रहेगा जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, तो वर्तमान में अधिकांश मेथेनॉल का उत्पादन उच्च ताप और दाब पर जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। ठीक, हाई टेम्परेचर लेना है, हाई प्रेशर लेना है, कैटलिस्ट आपका हो गया जिंक ऑक्साइड और Cr2O3। ठीक, अब आपको बनाना है क्या? मीथेनॉल। तो हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि भाई मीथेनॉल बनाएं कैसे। ओके, तो हमें लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस लेना है हाइड्रोजन, कैटलिस्ट मैंने आपको बताया जिंक ऑक्साइड और Cr2O3। अब अगर टेम्परेचर प्रेशर याद है तो लिख दो, अब मान लो नहीं याद है तो इट्स ओके। हाई ताप उच्च ताप और उच्च ताप, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख दो। ठीक है, तो एक्चुअली प्रेशर होता है 200 से 300 ATM वायुमंडलीय दाब, और टेम्परेचर होता है 573 से 673 केल्विन। ठीक है, तो बच्चों जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया किससे कराने वाले हैं? हाइड्रोजन से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये है कॉमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब औद्योगिक रूप से आप कैसे बनाएंगे मिथाइल अल्कोहल को। तो आप कह सकते हैं मीथेनॉल। अब बच्चों एक सिस्टम होता है कार्बिनॉल सिस्टम। तो कार्बिनॉल डिराइव्ड सिस्टम है, व्युत्पन्न पद्धति है नामकरण की, है ना। तो वहां इसको हम मैथेनॉल नहीं बोल के कार्बिनॉल बोलते, कार्बन और अल्कोहल, C और OH को कार्बिनॉल। सो दिस इज कार्बिनॉल।
ठीक है, या आप लिख सकते हैं दूसरा नाम क्या बताया, तो आप कहेंगे कास्ट स्पिरिट लिखो या वुड स्पिरिट लिख दो। ठीक है, तो वुड स्पिरिट लिख दिया, कास्ट स्पिरिट लिख दिया, या तो आप मेथेनॉल लिख दीजिए या मैथिल अल्कोहल लिख दीजिए। ठीक, मेथेनॉल। अब बच्चों हम इसके कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैथेनॉल के गुण। अब आपको पता है मिथाइल अल्कोहल, पीने योग्य अल्कोहल तो एथिल अल्कोहल है ना, मैथिल अल्कोहल पी नहीं सकते। मैथिल अल्कोहल अगर स्मॉल अमाउंट में बॉडी में चला गया, स्मॉल इनटेक ऑफ मिथाइल अल्कोहल, अगर थोड़ा सा मैथिल अल्कोहल पी लिया तो आदमी अंधा हो जाएगा, और ज्यादा पी लिया तो भाई खत्म, है ना। तो कम मात्रा में पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, अधिक मात्रा में पीने से क्या होगा, तो हम कहेंगे मर जाता है। अब है क्या, तो हम कहेंगे कलरलेस लिक्विड है, रंगहीन लिक्विड है। ठीक, तो प्रॉपर्टीज को लिखते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि यह एक रंगहीन द्रव है, कलरलेस लिक्विड। ओके, अब बच्चों रंगहीन द्रव लिख दिया। सेकेंड में लिख देती हूँ बॉइलिंग, क्वथनांक कितना है, तो बच्चों एथिल अल्कोहल का क्वथनांक तो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, लेकिन इसका तो थोड़ा कम होगा, उसका वेट ज्यादा, इसका कम। तो इसका जो क्वथनांक है वो है 337 केल्विन। ठीक, तो 337 केल्विन यानी 60-65 डिग्री के आसपास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब तो नेक्स्ट आपको लिखना है कम मात्रा में पीने से, पहले तो आप ये लिखिए ये पीने योग्य अल्कोहल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से पीने योग्य अल्कोहल है, तो मैथेनॉल कभी भी नहीं पीना होता है ना, जो वाइन बिक रही है वो एथिल अल्कोहल है। ठीक, तो यह पीने योग्य अल्कोहल नहीं है। ओके, पीने योग्य अल्कोहल नहीं है। अब तो हम कहेंगे अगर स्मॉल अमाउंट में पी लिया, कम मात्रा में पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। ठीक है, अगर किसी ने गलती से पी लिया तो कम मात्रा में मैथिल अल्कोहल, कम मात्रा में मैथिल अल्कोहल पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। व्यक्ति अंधा हो जाता है। ओके, और ज्यादा पी लिया तो गड़बड़ी है ना। तो स्मॉल अमाउंट इनटेक पर्सन विल बी ब्लाइंड, ज्यादा पी लिया तो व्यक्ति की, अधिक मात्रा में पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अधिक मात्रा में पीने से अधिक मात्रा में पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पीपल विल बी डाई। अब बनाओ ही क्यों, पीने के तो काम आ नहीं रहा, बनाओ ही क्यों। तो बच्चों एक ही काम छोड़ दे, है ना। मैथिल अल्कोहल जो है, मतलब आप पेंट करते दीवारों पे, तो पेंट पानी में तो घुलेगा नहीं, है ना, क्योंकि दीवारों पे पानी वाला तो सारा पेंट बह जाए, तो फिर मतलब क्या हो। तो अगर पेंट को घोलना है, वार्निश को घोलना है, तो हम उसको घोलते हैं मैथिल अल्कोहल, सबसे बड़ा यूज है उसका। ठीक है, तो यूज क्या है, उपयोग क्या है, ऐसे लिखते कि भाई काम क्यों आएगा, बड़े लेवल पे आप इसका प्रोडक्शन क्यों करना चाह रहे हो। तो उपयोग में आप लिखेंगे बच्चों, यह पेंट और वार्निश के विलायक के रूप में काम आ रहा है, एज अ सॉल्वेंट ऑफ पेंट एंड वार्निश। इसको हम यूज करते हैं। तो ये हो गया कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल में पहला हमारे पास मीथेनॉल। और कोई उपयोग पूछ ले तो एज अ सॉल्वेंट तो है, अब मीथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एक कार्बन वाले को ऑक्सीडाइज करोगी तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन तो हम कहेंगे फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या करता है, तो मैंने आपको बताया था, बायोलैब में जाओ, बायोलैब में जो स्पेसिमेन होते हैं, है ना, देखा होगा, फिश होते हैं, प्लांट होते हैं, है ना, एस्केरिस होता है, केचुआ होता है, अलग अलग तरह के छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो सब उस लिक्विड में डूबे रहते हैं। तो उनका प्रिजर्वेटिव था, है ना, उनका परिरक्षक था, लेकिन वो तो फॉर्मेलिन था।
फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड से बना, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो मिथेनॉल ले लो, है ना। तो इसका एक और यूज लिख सकते हैं कि भाई हम फॉर्मल्डिहाइड बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट यूज हो गया इसका फॉर्मल्डिहाइड बनाने में, अनदर यूज ऑफ मीथेन। क्लियर, सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। ठीक, तो एथिनॉल बोलिए, एथिल अल्कोहल बोलिए, फॉर्मूला C2H5OH है और हम इसे ग्रेन अल्कोहल, धान अल्कोहल भी कहते हैं। अनदर नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल, सो इट वुड बी ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, अब ग्रेन क्यों बच्चों? तो ग्रेन मतलब अनाज, तो एथिल अल्कोहल का सोर्स अनाज ही तो है। चावल से बनेगा, बाजरा से बनेगा, मकई से बनेगा, है ना। तो हम कहेंगे भाई राइस, मेज और ये क्या बोलते हैं बार्ले, ये सोर्सेस। अदरवाइज आलू से भी बन सकता है, क्योंकि स्टार्च भी इसका सोर्स है, तो आलू से भी बन सकता है। शुगर केन, गन्ने का रस जो है, अभी पढ़ेंगे हम मोलेसेस, उससे भी बन सकता है ना। गन्ने का रस निकाल दो, पीछे जो वेस्ट लिक्विड बचता है जिसे हम कह रहे हैं मोलेसेस, उससे भी बन जाए। अब तो हम कहेंगे भाई शुगर केन से बन गया, है ना, और आपके पोटैटो से बन गया। मीठे फ्रूट्स यानी अंगूर, सारे नहीं बट अंगूर से बनता ही, अंगूर से शराब बनती है, बहुत कॉमन चीज है, तो हम कहेंगे तो वाइन है, ग्रेप से बनी, है ना। तो ये भी सोर्स है इसका। शकरकंद, बीट रूट, उससे भी बन जाए। तो बहुत सारे सोर्सेज है, बट शुरू में इसको हम अनाज से ज्यादा बना पाते थे, इसलिए धान अल्कोहल। अब इसका पुराना मेथड है और आज तक काम में ले रहे हैं कुछ, मतलब हमने ना प्लांट फैक्ट्री जो भी लगाई, लेकिन प्रोसेस वही रखा जो पुराने समय से। शराब तो आपको पता है बहुत पुराने समय से चली आ रही है ना, तो हम पुरानी स्टोरीज भी पढ़ते हैं बहुत सालों पुरानी, तब भी हमें वाइन का तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कि हाँ वाइन तो उस जमाने में भी होती। ठीक है, तो उसको बनाते थे बच्चों किण्वन। प्रोसेस का नाम क्या है अल्कोहल बनाने का? तो हम कहेंगे किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। अब सोर्स तो मैंने आपको कहा था कि किण्वन चाहे शर्करा का करें चाहे स्टार्च का करें, किण्वन प्रक्रिया से हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। स्टार्च का सोर्स तो हम कहेंगे आप आलू ले लो, चावल ले लो, मक्का ले लो, बाजरा ले लो, ये स्टार्च के सोर्सेज है। शुगर का तो हम कहेंगे शुगर का सोर्स है ना, आप सबसे पहले ग्रेप्स ले लो, अंगूर ले लो, है ना, शकरकंद ले लो, ठीक है, बीटरूट जिसे कहेंगे बीटरूट ले लो, या फिर आप लेंगे कि भाई शुगर केन मतलब गन्ने से जब हम शुगर बना रहे हैं, गन्ने से शर्करा प्राप्त करने के बाद एक अपशिष्ट द्रव रहता है, वेस्ट लिक्विड रहता है, उसमें अभी भी 32% इनवर्ट शुगर है, उसे हम कह रहे हैं मोलेसिस। उससे भी वो बहुत अच्छा सोर्स है, उनके लिए वेस्ट है, लेकिन उनकी शुगर का कॉस्ट नहीं है जितना ये आपको अल्कोहल दे देता है, तो वो वेस्ट लिक्विड है मोलेसिस, उससे भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। लेकिन प्रोसेस किण्वन मतलब सड़ाना, खमीर उठाना। घर में अगर मम्मी इडली डोसा बना रही है तो इडली का जो घोल है ना, वो घोल जो है तो पता उसको थोड़ा बंद करके रख देते हैं, इनो डाल के रख देते हैं, थोड़ा खट्टी छाछ मिला लेते हैं, तो बच्चों वो उठ जाता है, ऐसा यूं फ्लफी हो जाता है, फैल जाता है, तो वो प्रोसेस जो है वो किण्वन है। किण्वन कहते किसे है? तो कहेंगे जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल, तो डिसोसिएशन हो गया, विघटन हो गया। बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, किण्वन प्रक्रिया के लिए जो नेसेसिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एंजाइम। तो जटिल कार्बनिक यौगिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सरल कार्बनिक यौगिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना एंजाइम की उपस्थिति में, उस घटना को हम कहते हैं किण्वन। ठीक, अब एंजाइम, तो बच्चे एंजाइम प्रोटीन के बने होते, एंजाइम लिविंग बॉडी के अंदर होते, जीवित शरीर के अंदर होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो हम कहेंगे जीवित शरीर, तो जीवित शरीर तो दो ही, एक प्लांट्स एक एनिमल्स। अब प्लांट्स में भी फंगस ले, है ना, एंजाइम हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम फंगस को ग्रो होने देते हैं, है ना। तो फंगस में गुड फंगस बैड फंगस कुछ ऐसी होती है जिसको हम खा सकते हैं, लाइक मशरूम, तो मशरूम हम सब खाते हैं, है तो फंगस, है ना। तो वो ग्रो करेगी, तो जैसे जैसे वो ग्रो करेगी तो क्या होगा? किण्वन प्रक्रिया होगी, और किण्वन प्रक्रिया से अगर आपने स्टार्च लिया है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और अगर आपने शुगर लिया है तो वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से पढ़ना। हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है? तो भाई एथेनॉल सबसे पहले इंडस्ट्रियल लेवल पे
औद्योगिक स्तर पे एथिल अल्कोहल को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो आंसर रहेगा किण्वन प्रक्रिया द्वारा। ओके, अब मैंने आपको कहा था शुगर का फर्मेंटेशन, शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करना, ये सबसे पुराना मेथड है और आज भी प्रोसेस यही यूज कर रहे हैं। ओके, अब किण्वन क्या है? तो बच्चों जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना किण्वन कहलाता है। अब किण्वन जो है वो एनएरोबिक अवायवीय श्वसन है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत आपको नहीं। सांस के दौरान क्या कहते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायवीय श्वसन। लेकिन किण्वन क्या है? अवायवीय श्वसन। आपको ऑक्सीजन नहीं लेना है लेकिन CO2 छोड़ना। अब हम हमारी बॉडी में जब सांस ले रहे तो हम ऑक्सीजन ले रहे है ना, और हम हमारा जो फूड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर। किण्वन क्या करेगा? आपका जो भी जटिल कार्बनिक यौगिक है पहले उसको ग्लूकोज बनाएगा या फ्रक्टोज बनाएगा, ठीक है, उसके बाद में उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा एथिल अल्कोहल, है ना। हम क्या कर रहे हैं सांस के दौरान, अच्छा ग्लूकोज तो हमारा डाइजेशन से बन गया, हमने सांस के दौरान ऑक्सीजन लिया, हमारे पास जो ग्लूकोज था उसको हमने ऑक्सीडाइज किया, है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू हमने क्या किया, ग्लूकोज को ऑक्सीकृत किया, CO2 बनाया, वाटर बनाया और एनर्जी दी। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास ग्लूकोज अगर है तो ये पहले ग्लूकोज बनाएगा, उसके बाद में ग्लूकोज को CO2 में कन्वर्ट करेगा, नहीं करेगा कि नहीं करेगा, तो CO2 तो बनाएगा, चलो रेस्पिरेशन है तो चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो CO2 बनाएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट थोड़ा है। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो तो इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी है, CO2 तो सांस के दौरान छोड़ दिया, वाटर यूटिलाइज हो गया, एक्स्ट्रा है तो बाहर चला गया, है ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया एनर्जी के अंदर, और वो एनर्जी हमारे सारे प्रोसेस करने में हमें हेल्प कर रही है। सिमिलरली यहाँ आपके पास अगर ग्लूकोज है ना, तो वो CO2 बनाएगा, वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो गया, एनर्जी का हम क्या करेंगे, ये कन्वर्ट करता है उस ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो किण्वन एक अवायवीय श्वसन है, मतलब इस रेस्पिरेशन के दौरान, इस श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है और CO2 निकलेगी और बनेगा एथिल अल्कोहल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि उसी के लिए तो हम सारा काम कर रहे हैं, पढ़ी इसलिए रहे कि अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे करें। क्लियर? नाउ अब अंगूर शर्करा, तो बच्चों ग्रेप शुगर होती है इनवर्ट शुगर, बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ा है, ग्रेप शुगर, इनवर्ट शुगर यानी कि सुक्रोज, कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, मतलब अगर किसी तरह से हमने सुक्रोज को कन्वर्ट किया, ब्रेक किया, तो एक अणु ग्लूकोज मिलेगा, एक अणु फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इनवर्ट शुगर का ईस्ट, तो बच्चों ईस्ट है फंगस, उस फंगस के अंदर एंजाइम, आपको पता है किण्वन प्रक्रिया बिना एंजाइम के होगी नहीं, और एंजाइम हमें लिविंग बॉडी में मिलेगा, तो कौन सी लिविंग बॉडी को हम ग्रो करने दें, तो हमें एक जीवित शरीर चाहिए और वो है फंगस, नाम क्या है, ईस्ट। तो इनवर्ट शुगर तथा ईस्ट किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल निर्माण का मुख्य स्रोत होते हैं। ओके, अब हुआ क्या, ग्रेप से कैसे बनाएंगे, तो देखो एक जनरल सी बात है, जब भी कोई फ्रूट सड़ने वाला होता है, सड़ा नहीं है, सड़ने वाला होता है, उससे जस्ट पहले वो सबसे ज्यादा स्वीट होता है, स्वाद में सबसे ज्यादा मीठा होता है, नॉर्मल सी बात है, चाहे केला ले लो, चाहे अंगूर ले लो, चाहे मैंगो ले लो, है ना, सड़ने से ठीक पहले वो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, स्वीट। तो जब अंगूर सड़ने वाला है, शुगर कंसंट्रेशन उसमें क्या है, सबसे ज्यादा, शर्करा की मात्रा उसमें सबसे ज्यादा है। अब उसको सड़ने दिया जाए, तो सड़ेंगी तो उसकी आउटर एक्सटर्नल लेयर, बाहरी परत पे क्या हो जाएगा, बाहरी त्वचा पे फंगस ग्रो करेगा, है ना। तो ये जो फफूंद है, ये फफूंद जो है वो है ईस्ट, ग्रो करने तो फैलने दो आराम से, हमें चाहिए, हमारा ले तो वो रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अंगूर के अंदर तो है शक्कर, शुगर, ठीक है, शक्कर नहीं बोल के शुगर, है ना, शर्करा, और अंगूर के बाहर है हमारे पास फंगस यानी कि ईस्ट। तो अगर मैं अल्कोहल बनाना चाहूं तो मुझे दो ही तो सोर्स चाहिए, एक शुगर चाहिए और एक फंगस चाहिए, तो शुगर ग्रेप्स के अंदर थी, फंगस ग्रेप्स के बाहर थी, मिला लो, तो सारे अंगूर को क्रश कर दो, कुचल दो, तो जैसे ही तुमने क्रश कर दिया तो फंगस डायरेक्ट शुगर के कांटेक्ट में आ गई। अब वो फंगस क्या करे, उसको खाना मिल गया, अब वो उसको सड़ाएगी, तो वो उसको सड़ाएगी, वो खुद तो अपना फूड ले रही है लेकिन वो सड़ता जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है उसको, तो बच्चे शुगर को वो कन्वर्ट करेगी अल्कोहल, लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान हवा नहीं लगनी चाहिए। आपको पता है किण्वन प्रक्रिया एनएरोबिक रेस्पिरेशन है,
अवायवीय श्वसन है, मतलब पूरी प्रक्रिया के दौरान मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक, तो डिस्कस करते हैं इसको बच्चों। जब अंगूर सड़ने लगता है तो इसमें शुगर कंसंट्रेशन अधिकतम होती है। अब इसकी ऊपरी सतह पर ईस्ट यानी कि फंगस उत्पन्न हो जाती है। जब इन अंगूर को कुचला जाता है तो शर्करा और एंजाइम एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और किण्वन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों अल्कोहल 14% तक बन गया तो बस इतना ही बना है। उसके बाद में जाइमेज जो कि एंजाइम है ईस्ट के अंदर मिलेगा। ईस्ट हमारा फंगस है। ठीक है, तो जाइमेज की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तो हम कहेंगे इट स्लोज डाउन, धीमी हो जाती है। क्लियर? जब अंगूर सड़ेगा शुगर कंसंट्रेशन अधिकतम, बाहरी त्वचा पे फंगस ग्रो करना शुरू हो गया, अंगूर को कुचल दो, शर्करा और एंजाइम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, है ना। एनारोबिक सिचुएशन में, अवायवीय परिस्थितियों में ईस्ट जो है उस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई गलती से हमने देखा कि नहीं एयर आ गया, है ना, वायु के संपर्क में आ गया, तो बच्चों अल्कोहल तो बन गया, है ना, 14% तक अल्कोहल बन गया। अब धीरे धीरे एक्शन स्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं कंटिन्यू बनता रहेगा, 14% तक अल्कोहल बन जाए। अब क्या हुआ, अगर वो वायु के संपर्क में आ गया तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। अब तुम्हें पता है अल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट एसिड है। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन आंसर क्या है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड तो सिरका है ना, तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब बनाने तो गए थे वाइन, बन गया विनेगर, सिरका, है ना। तो बच्चों यदि किण्वन मिश्रण वायु के संपर्क में आ जाए तो वायु की ऑक्सीजन किण्वन द्वारा प्राप्त एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक, और उससे क्या होगा, तो बच्चों उससे अल्कोहल का जो ड्रिंकिंग टेस्ट है वो ड्रिंकिंग टेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब अगर हम कहेंगे अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, तो अल्कोहल पीने योग्य अल्कोहल है, मतलब लिक्विड है। ठीक है, और तो हम कहेंगे सबसे पहले लिख देते ये रंगहीन द्रव है, रंगहीन द्रव। फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखेंगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बहुत बार XY वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो भी थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। ठीक है, तो इसका क्वथनांक यानी हम लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। ओके, 351 इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। काम क्या करेगा, ये भी एज अ सोर्स हो जाएगा सॉल्वेंट पेंट का, है ना, पेंट घोल दो, वार्निश घोल दो, तो ये भी क्या करेगा, उसका विलायक है। तो हम बताएंगे यह पेंट, है ना, पेंट उद्योग में क्या करेगा, तो एज अ सॉल्वेंट काम आता है। ओके, पेंट उद्योग में प्रयुक्त होता है। और क्या यूज है, तो सबसे ज्यादा यूज तो इसका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए है। ठीक है, तो यह पीने योग्य अल्कोहल है। सबसे ज्यादा कोल्ड कंट्रीज में काम आता है बच्चों, क्योंकि जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है ना, सर्दी ज्यादा पड़ती है, वहां अल्कोहल आपकी बॉडी को थोड़ा गर्म करता है, हीट प्रोवाइड करता है, तो वहां इसका यूज बहुत होता है। तो यह पीने योग्य अल्कोहल है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। नाम से क्या लग रहा है, डी नेचर, नेचर को, नेचुरलिटी को, है ना, नेचुरलिटी को डिलीट करना, डीनेचुरेशन, है ना, मतलब जो उसकी प्राकृतिकता है उसको खत्म करना। अब होता क्या है कि भाई अल्कोहल का जो सबसे अच्छा यूज है वो है एज अ स्प्रिट। तो देखा होगा सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है ना, स्प्रिट में भी क्या होता है, अल्कोहल होता है। बहुत सारी जगह कफ सिरप वगैरह वहां अल्कोहल चाहिए होता है, इथाइल अल्कोहल स्पेशली। अब इथाइल अल्कोहल जो है मेडिकल पर्पज के लिए काम आ रहा है, लेकिन एज अ रॉ मटेरियल जब हम अल्कोहल मिला रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसकी सप्लाई गलत काम के लिए हो रही है, उसका ड्रिंकिंग पर्पज में यूज होने लग गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई पीने के काम नहीं आना चाहिए, बाकी सारे काम इसको ठीक करने, तो हम इसकी नेचुरलिटी को क्या कर देते, खराब कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसा कर देते कि ये पीने के काम नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा अल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं, तो अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के प्रोसेस को विकृतीकरण कहते हैं। मतलब आप
बाकी गुण सेम रहे बट पीने के काम नहीं आना चाहिए। तो ऐसा क्या करें? तो बच्चों दो चीजें मिला लो, एक मिला लो कॉपर सल्फेट, दूसरा मिला लो पिरिडीन। अब कॉपर सल्फेट मिलाने से क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट आपको पता है ब्लू कलर है, नीले रंग का है ना, सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट मिलाते ही, सॉल्यूशन मिलाओ सॉलिड फॉर्म में मिलाओ, तो कॉपर सल्फेट मिलाते ही क्या होगा? तो अल्कोहल का कलर ब्लू हो जाए। ब्लू कलर की वाइन तो होती नहीं है ना, केमिकल पता चल जाएगा इसमें केमिकल है। और दूसरा पिरिडीन मिला लो, तो पिरिडीन मिलाने से उसमें इतनी गंदी स्मेल आती है कि उसको कोई पिएगा नहीं। बाकी आपका काम सारा कर रहा है ना, आपको पीना नहीं है, बाकी उसको मेडिकल पर्पज में यूज लेना है और कोई काम में यूज लेना है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों आपको लिखना है अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए अनफिट बनाना, मतलब अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाना। अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने की प्रक्रिया, अयोग्य बनाने की प्रक्रिया अल्कोहल का विकृतीकरण कहलाती है। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। अब करना क्या है भाई इसमें? तो बच्चों आपको अल्कोहल में मिलाना है कॉपर सल्फेट और पिरिडीन। तो अल्कोहल में इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर डीनेचुरेशन, इसके लिए अल्कोहल यानी हम एथेनॉल कह सकते हैं, अल्कोहल में कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिला लेते हैं। अल्कोहल में हम मिलाएंगे कॉपर सल्फेट और पिरिडीन। तो बच्चों कॉपर सल्फेट इसे ब्लू कलर दे देगा, कॉपर सल्फेट इसे नीला रंग प्रदान करता है। ओके, और पिरिडीन क्या करेगा? तो बच्चों पिरिडीन इसमें स्मेल खराब कर देता है। ठीक है, और पिरिडीन इसे दुर्गंधमय बना देगा। पिरिडीन इसे दुर्गंधमय बना लेता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का विकृतीकरण। ठीक, तो ये थे हमारे पास सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल। थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास होनी चाहिए मैथेनॉल और एथेनॉल की, काफी जानकारी है आपके पास, कोई टेंशन नहीं। अब हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11.7 है बच्चों, 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, और तो 1 ब्यूटेनॉल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण के मुख्य उत्पाद बताइए। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, मतलब आपको निर्जलीकरण करना है, अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण करना है, मतलब पहला अटैक प्रोटॉन का होगा। अब आपसे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पूछा है, मुख्य उत्पाद, माइनर नहीं पूछा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन लिख दिया, साइक्लोहेक्सेनॉल, ऑल लगा दिया। 1 पे मैथिल, तो जहां OH है वहीं पे आपको लगाना है मैथिल, H3। अब आपको करना है अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में इसका निर्जलीकरण। आपको पता है ये बीटा विलोपन का उदाहरण है, जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है बच्चों वो अल्फा, अब पड़ोसी तो ये भी है बीटा और ये भी है बीटा। ठीक है, तो इस कार्बन को तो OH देना ही। अब अगर तुम इस कार्बन से H ले लोगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर यहां से H उठाना पसंद करोगे तो डबल बॉन्ड बाहर आएगा। तो एक बार मैं दोनों ही लिख लेती हूँ, समझे मेरी बात, है ना। देखो यहां पे तो OH है, तो ये तो OH दे दे। ठीक है, ये मिसाइल एक बार मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ वाला जो कार्बन है यहाँ H है, तो अगर ये OH गया, ये H गया, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए तो बीच में डबल बॉन्ड तो आना ही है ना, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो मैं लिख लेती हूँ भाई, ये बनेगा कुछ इस तरह से, ऊपर आपको मिथाइल लिखना है और डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, और सेकेंड जो चॉइस है बच्चों,
सेकेंड चॉइस है कि भाई ठीक है ये वाला तो दोनों सेम ही है, इनको हटाओ, ये OH है, ये आपका कार्बन हो गया अल्फा, ये बीटा कार्बन, यहां मैं लिख देती हूँ CH2, तो ये OH देगा, ये H देगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, तो मैथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन, मैथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, मेजर और माइनर। तो मुख्य उत्पाद सैडशेफ नियम, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जो ज्यादा सममित है। सिमेट्रिक देख ली भाई, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन संख्याएं ज्यादा का है, तो मैं कहूंगी डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ऊपर भी। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, अति संयुग्मन की वजह से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा सममित है। यहाँ ये कम सममित है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आपको लिखना था मुख्य उत्पाद, तो बच्चों ये आपका रहेगा मेजर प्रोडक्ट, है ना। और लेकिन आपको पता होना चाहिए साइड प्रोडक्ट, सह उत्पाद क्या होगा, सह उत्पाद मेजर एंड माइनर। नेक्स्ट में आते हैं, सेकेंड आपको दिया है बच्चों ब्यूटेन 1 ऑल, तो मेरे पास है ब्यूटेन 1 ऑल, CH2 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 एंड OH। ठीक है, तो ब्यूटेन 1 ऑल में तो क्या कर सकते हैं, चॉइस है, तो बच्चों अम्ल उत्प्रेरित है ना, चॉइस बनानी पड़ी। चॉइस कैसे बनाई, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। प्रोडक्ट तो हम यहां लिख लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। देखो आपको लगेगा भाई इस कार्बन से OH ले लो, इस कार्बन से H ले लो, और आप क्या करो, डबल बॉन्ड बना दो, है ना। लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ चले तो देखो, अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण हमने सीखा था कि पहले अम्ल में से हमें प्रोटॉन चाहिए, तो बच्चों H2SO4 देगा H प्लस HSO4 माइनस। नाउ आपके पास है 1 ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 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 OH। ठीक है, प्रोटॉन अटैक करेगा ऑक्सीजन रिच एरिया। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर प्रोटॉन ऑक्सीजन रिच एरिया पे अटैक करेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो क्या तुम प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाने को तैयार हो, है ना। थोड़ा खुद दिमाग लगाओ, क्या बनाओगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, तो अब आप बनाए यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बना लेते। चलो CH3 CH2 CH2, एक और है CH2 OH2 प्लस। ठीक है, मैकेनिज्म वापस याद करो, सीखा था हमने। अब बच्चों अगर तुमने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना ही लिया है, अगला स्टेप सोचो, थोड़ा धीरे चल रही ताकि आपको सोचने का मौका मिले। अब कुछ पॉसिबिलिटी है क्या करना चाहिए, क्या आपको कोई स्टेबल कंपाउंड नजर आ रहा है जो बाहर निकल जाए। बच्चे सोचे, क्या आपको कोई स्टेबल कंपाउंड नजर आ रहा है जो बाहर निकले, तो आप सोचेंगे हाँ भाई वाटर तो पॉसिबल है ना। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, वाटर को बाहर निकाल देते हैं। अब आप सोचो, जैसे ही तुम वाटर को बाहर निकालोगे, क्या भाई, जैसे ही तुम वाटर को बाहर निकालने गए, ये लो, तो तुम्हें मिला CH3 CH2 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 प्लस। क्या बनाया, सोचेंगे मेरे साथ, क्या बनाया, वाटर अलग हो गया, ठीक है, कार्बोधनाइन। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो तुमने शायद मैकेनिज्म में नहीं पढ़ा, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, अगर हमारे पास ये कार्बोधनाइन बन गया तो क्या पॉसिबिलिटी है, बोले क्या पॉसिबिलिटी है, कार्ब कैटायन तो बन गया। तो एक लाइन हमेशा याद रखेंगे, कार्ब कैटायन लव्स टू रीअरेंज। कार्ब कैटायन को सिर्फ स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, है ना, उसके लिए कहीं भी घूमना है, थोड़ा बहुत शिफ्टिंग करनी है तो कर लेगा, लेकिन स्टेबिलिटी मिल जानी चाहिए। तो हमने तो 1 डिग्री बनाया है, 1 डिग्री कार्बोधनाइन तो सबसे ज्यादा खराब है ना, स्टेबल नहीं है, काम का नहीं है। क्या कुछ जुगाड़ लगा सकते, तो बोलिए बिल्कुल। देखो हाइड्राइड शिफ्ट है बच्चों यहाँ पे, जो शायद आपने नहीं पढ़ा है। अब हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, तो देखो हाइड्राइड शिफ्ट है कि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन माइनस, ध्यान से सुनना, ये बॉन्ड को H माइनस बना दूं,
तो अगर मैं यहाँ से H माइनस निकालू तो पीछे वाली चीज प्लस, बात समझ में आ रही है? CH सिंगल बॉन्ड H, अगर मैं इसको H माइनस बना दूं तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस। और H माइनस निकाल के मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब तुम सोचो CH3CH2, इस कार्बन से मैंने H माइनस निकाला तो ये प्लस हो गया, और इस प्लस को मैंने H माइनस पकड़ा दिया, तो ये हमारे पास बन गया 2 डिग्री कार्ब कैटायन। तो मुझे लग रहा है बेटर है ना, ये होना चाहिए 1 डिग्री कार्बोनाइन, तो ये कम स्थायी है ना। और अगर कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग करके हमने कुछ स्टेबल बनाया तो बढ़िया, दिक्कत क्या है, और ज्यादा अच्छी चीज मिल रही है तो हम कहेंगे ओके दिस इज मोर स्टेबल, अधिक स्थायी। अब अगर मैकेनिज्म सीखा था है ना, अब एनसीईआरटी में आपको मैकेनिज्म सिखाया था, शिफ्टिंग विफ्टिंग होता क्वेश्चन बढ़ा दी, शिफ्टिंग करते रहो, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जो ब्यूटी है वो यही है, थोड़ा सा पढ़ाना और इलैबोरेट करके आपको सवाल दे देना, लॉक करते रहो, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलो अब क्या करें, तो बच्चे 2 डिग्री कार्ब कैटायन तक तो पहुंच गए। अब हमें पता है अभिक्रिया हमने चालू की थी कहां से, हमने चालू की थी प्रोटॉन से, तो वो तो लौटाना पड़ेगा। अब प्रोटॉन यहां से लौटाओगे, सोचो अगर मैं यहां से H प्लस निकाल दूं तो डबल बॉन्ड इधर आए। अब बेटर नहीं है कि मैं प्रोटॉन यहां से बाहर निकालूं, मेजर की बात चल रही है ना। तो बच्चे आपको प्रोटॉन यहां से बाहर निकालना है, तो प्रोटॉन गया तो डबल ये CH माइनस ये CH प्लस 2 ब्यूटीन, और मेजर ही तो पूछा है तो मेजर ही बनाना है, ठीक है। माइनर रहेगा 1 ब्यूटीन, उसमें कोई चॉइस नहीं है, जहां से भी प्रोटॉन जा सकता था तो डबल बॉन्ड इधर आता, लेकिन फिर वही सैचेफ नियम वहां तो आपको आता ही है। तो अब इसका आंसर भी बता दो, तो हम कहेंगे भाई भले ही 1 ब्यूटेनॉल लिखा है, अब ये नहीं करेंगे यहाँ से OH गया यहाँ से H गया, इसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म चल रहा है, तो हमें डायरेक्ट आंसर देना। तो बच्चों आंसर जो होगा दैट विल बी 2 ब्यूटीन। क्लियर, समझे क्या मेरी बात कि मैडम हाइड्राइड शिफ्टिंग समझ में नहीं आया, वापस समझा दो, है ना। देखो CH2 प्लस 1 डिग्री कार्ब कैटायन तक तो पहुंच गए थे, लेकिन कार्ब धनायन का स्थायित्व क्रम होता है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन मिथाइल प्लस। तो आपने 1 डिग्री बनाया है, क्या कोई जुगाड़ लगा कि उसको 2 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, कार्ब कैटायन में रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास पॉसिबल है। तो हम कहेंगे अगर बना है तो रीअरेंजमेंट कर दो। तो बच्चों H माइनस निकालो कार्बन प्लस के पड़ोसी कार्बन से, तो अगर वो H माइनस दे देगा तो खुद प्लस हो जाएगा, और ये H माइनस जाके इसको दे दो, तो मुझे ऐसी स्पीशीज मिलेगी जहां कार्बन प्लस है, तो वो कार्ब कैटायन है। डिग्री 2 डिग्री है ना, जिस कार्बन पे प्लस है वो 2 से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। तो मैंने कहा था स्टेबिलिटी ऑर्डर था 3 2 1, तो 1 से बेटर है 2 बनाओ, तो हमने 2 डिग्री कार्ब कैटायन बना दिया। अब वापस अभिक्रिया आपने प्रोटॉन से शुरू की थी, प्रोटॉन बाहर निकालेंगे। आपको लगे यही क्यों लिया, ये भी ले लेते, तो बिल्कुल ले लेते। यहां से जाएंगे तो बच्चों 2 ब्यूटीन बनेगा, यहां से जाएंगे तो 1 ब्यूटीन बनेगा। क्वेश्चन में तो मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो हम सिर्फ मुख्य उत्पाद की बात कर रहे हैं और वो है 2 ब्यूटीन। क्लियर, तो दिस इज एनसीईआरटी 11.7 इन टेक्स्ट। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल, औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ अल्कोहल लाइक मीथेनॉल और इथेनॉल के बारे में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की। तो मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।